भाई आपने बहुत रिसर्च किया है गुमनामी बाबा के बारे में। नेताजी की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी है, और लेकिन जितनी भी बातें बोली जाती हैं, लोगों ने बहुत क्लेम किए। देर आर ओनली 3 claims विच स्टैंड टू स्क्रूटनी ऑफ वट एवर सॉर्ट। देर इज नो फोर्थ एंगल, देर ओनली 3 angles। और सच्चाई इन तीनों में से सिर्फ एक है। तो आपको किसी चौथी ऑप्शन को में जाने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतनी कहानी तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो वो 3 ऑप्शंस कौन से? पहला ऑप्शन ये है कि जो सरकारी वर्जन है नेताजी की डेथ का, कि ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन द प्रेजेंट डे ताइपाई सिटी इन ताइवान। इसको इसको सरकार सपोर्ट करती है, इसको हिस्टोरियन सपोर्ट करते हैं बहुत सारे, वट एवर, क्योंकि सरकार करेगी तो हिस्टोरियन तो दरबारी होते हैं, वो दरबारी वही काम करेगा, सरकार जो बोलेगी। और कुछ सुभाष बोस की फैमिली के लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो आता है भारत की सबसे खतरनाक कंस्पिरेसी थ्योरी, जिसको सपोर्ट करते हैं खुल करके सुब्रमण्यम स्वामी, जनरल जीडी बख्शी और कुछ और लोग, कि नहीं, और जो हम सुनते हैं अपने बचपन से, कि नेताजी की कोई डेथ नहीं हुई थी प्लेन क्रैश में, वो रूस में थे, और वहां रूस में उनको पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने उनको मरवा दिया। और ये भगवान ना करे सच हो, लेकिन ये बात खुल करके लोग बोलते हैं, जनरल साहब खुल करके बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी खुल करके बोलते हैं, और बहुत से लोग इन्होंने ये बातें बोली। तो ये भारत की सबसे नटोरियस कंस्पिरेसी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी जो जो निकल मतलब थी तो पहले की, लेकिन मेरी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है, वो ये थी कि एक गुमनामी बाबा का एंगल भी आता है कि नहीं, वो कहता है कि उनकी डेथ ना ताइवान में हुई, ना उनकी डेथ साइबेरिया में हुई है, उनकी डेथ हुई है अयोध्या में 85 में। तो ये 3 एंगल हमारे सामने हैं। अब दूसरी बात है कि लोग सवाल जो मुझसे पूछते हैं, तो मुझे कई बार पूछते हैं कि आपका आपका बिलीफ क्या है, आपका विचार क्या है। मैं उनको ये याद दिलाता हूँ कि यार मैं बाबा नहीं हूँ कोई, मैं आपको बिलीफ देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। मैंने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन की है एज ए पत्रकार। मैं आपको हार्डकोर फैक्ट देता हूँ। तो आप जब ये बिलीफ को आप जरा साइड करिए और ठंडे दिमाग से एविडेंस के बेसिस सोचिए। ठीक है, और एविडेंस वो होगा जो लीगली टेनेबल होना चाहिए। तो उसमें ये एक लॉजिकल, एक उसमें एक जो जो पैराडाइम है वो आपको हमें रखना पड़ेगा दिमाग में जब भी हम इस सवाल को सोचेंगे। अगर ये साबित हो जाता है क्लियरली, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी ताइवान में, तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मीनिंग है कि वो रशिया में नहीं मर सकते। अगर वो आदमी सन 45 में मर चुका है ताइवान में, तो वो जिंदा होकर तो मरेगा नहीं रशिया में जाकर के। और अगर वो उनको रशिया में गोली मार दिया गया, अब रशिया में तो है कि मान लीजिए, देखिए रशिया में मारना इतना आसान नहीं है। अगर मारा होगा तो पूरा फायरिंग स्क्वाड होगा, उनकी कबर होगी, क्योंकि और भी वहाँ पे मैंने और स्टडी किया वहाँ पे और इश्यूज को, तो उनका डेटा होता है भैया, उनके कपड़े वपड़े सब संभाल के रखे जाते हैं, जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा डाटा वाटा बना के रखते हैं वो लोग, कि हमने इस बंदे को गोली मारी, ये इसकी फोटो, ये इसका ये इसकी कबर वबर सब कुछ। वहाँ वो जलाने वाले का चक्कर नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, कल को आप प्रोड्यूस कर दो कि डेड बॉडी की फोटोग्राफ है, ये उनके रिकॉर्ड है, फ्लान ढमकाना, कहानी खत्म। तो जहां आपने ये प्रूव कर दिया, आपका प्लेन क्रैश खत्म, आपका अयोध्या खत्म। बट देन यू हैव टू गिव द सेम इंपॉर्टेंस टू द थर्ड एंगल। इफ इट इज प्रूवन he was alive in India in 75, 85, then he cannot be dead in Russia and other places. और उसमें एक चीज को जो बार बार दिल में नहीं लाना, कि मेरा दिल नहीं मानता। ये दिल है कि मानता नहीं है से काम नहीं चलता, हम एविडेंस पे चलते हैं ना। पहले हम आते हैं प्लेन क्रैश की थ्योरी पे। प्लेन क्रैश की पूरी स्टोरी जो है, इट इज बेस्ड ऑन हियर से। कुछ लोगों ने कहा था प्लेन क्रैश हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि बॉडी निकली थी, कुछ लोगों ने कहा ये हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, स्टार्टिंग विद अमेरिकन। तो अमेरिकन ब्रिटिश इसको नहीं मानते, वो कहते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये कोई एविडेंस है नहीं, डेड बॉडी नहीं थी, डेड बॉडी का फोटो उन्होंने प्रोड्यूस किया, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे, कैसे आप साबित करेंगे आप लोग। अब मैं आपको उसका लीगली उसको आंसर देता हूँ कि आज से 25 साल पहले इस देश में नेताजी का नाम काफ़ी लिया गया था उस जमाने में, क्योंकि नेताजी के 100 साल पूरे हो गए थे 1997, और देश के 50 साल, जैसे आज हम लोग नेताजी का 125 और देश के 75 साल बना रहे हैं, तो उस टाइम पे 150 का आंकड़ा था। जो प्लेन क्रैश की थ्योरी है वो ये बोलती है कि सुभाष बोस की मृत्यु हो गई थी ताइपाई में, बॉडी को वहीं क्रिमेट करना पड़ा था, हबीबुर रहमान ने क्रिमेट करवाया, और उनकी अस्थियां लेकर के वो जापान चला गया, और जापान में वो अस्थियां एक रनकोजी टेम्पल में रख दी गई हैं, और वो अभी तक वहीं पड़ी हुई है। तो जब 97 के आसपास जब नेताजी का नाम लोगों ने लेना शुरू किया, उनका नाम लोग याद कर रहे थे, तो जो सपोर्टर्स थे प्लेन क्रैश थ्योरी के, उन्होंने बोला कि देखो आप लोग इतना टाइम से लगे हो, इतनी कंट्रोवर्सी है, उनकी अस्थियां पड़ी हैं बाहर, अब 100 साल में ले आओ अस्थियों को बाहर, अब इसका वो नहीं करना आपको। तो उस जमाने के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अनविटिंगली बात बोल दी कि मैं लेकर आऊंगा अस्थियां, कि मैं कोशिश करूंगा, समथिंग लाइक दिस। तो फिर लोगों ने एक कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL लगा दिया।
यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसको बहुत रीजनलिस्टिक मतलब रीजन के हिसाब से देखते हैं। हमारे देश में प्रोटोकॉल है कि जो आपके लोकल कोर्ट्स होते हैं, हमारे स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं, उसका चीफ जस्टिस जो है उस स्टेट का नहीं होता। तो ये चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, जो हमारे यूपी इस इलाके के, हमारे इलाके के लोग थे, मतलब इधर के दिल्ली यूपी के। ही वॉज लिविंग इन हियर इन ग्रेटर कैलाश एंड दिल्ली, इज नो मोर, इज अ वेरी वेल नोन लॉयर एक्चुअली, आई मेट हिम। तो प्रभाशंकर मिश्रा जी वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो मैटर उन्होंने संभाला। उन्होंने बहुत बातें बताई प्राइवेटली मुझे, लेकिन मैं वो प्राइवेट बातों को नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बोलूंगा जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया। पहली चीज नीलेश जी, आप समझिए, बड़ी आपको हैरानी नहीं होगी, लेकिन वो ये है कि जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, सुभाष बोस को लेके काम हुआ है। इट स्टार्टेड विद व्हेन मोरारजी भाई बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी भाई ने, अगर मोरारजी भाई ने कुछ एक्शन लिए थे, अगर वो ना लिए होते तो आज मैं और आप बैठ के बातचीत नहीं कर पाते। जबकि मोरारजी भाई जो थे पक्के गांधी के सपोर्टर थे, लेकिन सच्चाई थी और पॉलिटिकल आंकड़ा बगड़ गया था, तो मोरारजी भाई ने कुछ काम किया था, वो केस खोलने के चक्कर में थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के बीच में, वो अलग कहानी है। भारत ने कभी रूस से सुभाष बोस के बारे में बातचीत नहीं करी, बोलने के बावजूद। पहली बार रेज करी है जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। और इसी तरह से 97 में आकर के जब ये पूरा दम कोर्ट में केस गया, तो देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। लकीली कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पे। तो जस्टिस प्रभाशंकर मिश्रा ने सरकार को पूछा, तुम्हारा स्टैंड क्या है? ये पिटिशनर मेरे पास में आए हैं, वो ये मुझे कह रहे हैं कि किसी आदमी की हड्डियां आप लाके कैसे यहाँ डाल सकते हैं? आपको पहले स्थापित करना पड़ेगा कि हड्डी वो अस्थियां सुभाष चंद्र बोस की। व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट सुभाष चंद्र बोस डाइड देयर? आप टीवी में जो मीडिया की डिबेट्स होती हैं, जिसमें आदमी जैसे यहाँ और मैं, हम लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हैं 15 आधा घंटे से, तो मुझे आपको भी समझाने का टाइम है, मुझे भी समझने का टाइम है। लेकिन टेलीविजन की डिबेट में आधे घंटे में 6 आदमी लड़ते हैं, वहां समझाने का, खासकर इस तरह का मुद्दा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पुराना मुद्दा, इसको समझाने के लिए मेरे को वो दैट इज नॉट द राइट मीडियम फॉर मी। मेरे लिए राइट मीडियम है मेरी पावर प्रेजेंटेशन जो मैं देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, जो मेरे सारी दुनिया में होते हैं, कि पीछे स्क्रीन लगाई, उसमें आते हैं वीडियो, उसमें आती हैं डॉक्यूमेंट्स। जब मैं आपको बोलता हूँ कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा, फटक से दिखाऊंगा रिकॉर्ड आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस का, ये आपका ब्रिटिश का रिपोर्ट है, ये ब्रिटिश का रिकॉर्ड है। तो दैट इज द ओनली वे यू कैन एक्सप्लेन पीपल, इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, वेरी। तो एनी हाउ, तो वो कम से कम टीवी की डिबेट में बोलना, क्योंकि वो टाइम ही आपको देंगे 2 मिनट में बैठ कर, मैं क्या बताऊंगा उसको, क्या कैसे मैं उसको पूरी कहानी को एक लाइन में बता सकता। तो उन्होंने, प्रभाशंकर मिश्रा जी ने पूछा सरकार से, मतलब चीफ जस्टिस ने, कि आप तुम्हारा स्टैंड क्या है? तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, जो गवर्नमेंट का वकील है, मैं आप कोर्ट का ऑर्डर कोट कर रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन है कि गवर्नमेंट के वकील ने रिकॉर्ड में माना कि प्लेन कैश की थ्योरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो आई विटनेस अकाउंट है बहुत स्केची है, और उसमें बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं उसके अंदर। तो उसने कहा भी तुम खुद ही एडमिट कर रहे हो कि प्लेन कैश में प्रॉब्लम है, तो इंक्वायरी करवाओ उसकी आप लोग। तो इसका मतलब ये क्लियर कट आ गया कि साहब सरकार खुद मान रही है कि प्लेन कैश की थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है। इट इज बेस्ड ओनली ऑन आई विटनेस अकाउंट, एंड आई विटनेस अकाउंट इज मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस वहां पे आ रही है। इसीलिए वो उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और कोर्ट का ऑर्डर आते आते वीपी गवर्नमेंट आ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि पहले नेताजी की बहुत बातें क्या करते थे 60 से लेकर के, तो वो इसको इग्नोर नहीं कर पाया, और उनको एक कमीशन सेटअप करना पड़ा, जिसके इंचार्ज से जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, पहले मेरे ख्याल जस्टिस थॉमस का नाम था, लेकिन थॉमस अब अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है कि कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी में एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने एक नाम सजेस्ट करता है, रिटायर्ड जज का। तो आई थिंक आई वाज टोल्ड कि थॉमस का नाम था, लेकिन थॉमस वाज नॉट कीन, सो दे sought Justice Manoj Kumar Mukherjee, very well known judge, very well respected. His father was also a very well known judge. उनके छोटे भाई is a very well known corporate person in London, UK. मित्तल जी के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेकल से थे एक टाइम पे, वेरी वेल नोन। तो मुखर्जी इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली, वेरी रेनाउंड मैन, सीधा साधा आदमी, टिपिकल स्टिफ अपर लिप, जैसे आपके इंग्लैंड में होते हैं लोग, स्टिफ अपर लिप, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करते, मीडिया में नहीं जाते, कुछ नहीं आते, अपना काम से काम किया। इस तरह का टिपिकल ओल्ड फैशन जज आप मान सकते हैं। अच्छे हैंडसम थे, 6 फुट के लंबे चौड़े थे, मतलब आई न्यू जस्टिस मुखर्जी डाइड लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली। तो जस्टिस मनोज मुखर्जी वाज द चेयरमैन ऑफ द इंक्वायरी कमीशन। ही डिड द इंक्वायरी एंड ही आस्क्ड गवर्नमेंट डिफेंडर व्हाट इज द स्टैंड। तो गवर्नमेंट डिफेंडर ने ये बोला कि हमारा स्टैंड ये कि प्लेन कैश नहीं हुआ। तो इनफैक्ट कमीशन के सामने गवर्नमेंट डिफेंडर ने ये बोला कि प्लेन कैश नहीं हुआ। तो जब ये गवर्नमेंट बोल रही है, फिर जो और रिपोर्ट आ रही हैं, जो और इंडिकेशन आ रहे हैं रिकॉर्ड पे, रिलायबल टेस्टिमनी, सो दैट मींस द प्लेन कैश की थ्योरी आउट है। इसका मतलब ये बोला आप। इसके बाद में कहानी आती है कि मुखर्जी ने भी फाइंड किया, मैंने भी फाइंड किया, सब लोगों ने फाइंड किया कि लड़ाई खत्म होने से बहुत पहले सुभाष बोस को ये जैसा डिपिक्ट कर रहे हैं, वो इतना बेवकूफ नहीं था, बड़ा अक्लमंद आदमी था।
उसको मालूम चल गया था जब जिस दिन वो जर्मनी में थे और जर्मनी ने अटैक किया है रशिया के ऊपर, दैट डे ही न्यू दैट द गेम इज ओवर. So when he came to Japan, he was already aware that this is going to be only psychological warfare. He did not know that there will be atom bomb dropping on Japan and everything will come to an end suddenly. Otherwise, he was very mindful of this thing that they were losing the war. So he was not that, as is depicted by a lot of people, especially Western historians, he was not an idiot. He was knew about all these things. So he was like, British intelligence records are saying that many months before the war came to an end, he knew the war was going to be ended, and he had to find another way of what to do. और बाद में खबरें आ रही कि उनके लोगों ने बोला कि अगर आप पकड़े गए तो आपकी फ्रीडम सर्कल खत्म हो जाएगी, तो यू हैव टू सर्वाइव. सुभाष बोस का तो इवन प्लान था कि मैं जाकर के मैं जाऊंगा बॉर्डर में और वहां जाके मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा. शायद मेरी वीर गति का प्राप्त होने से ही लोगों में जोश आ जाएगा, लोग सड़कों में निकलाएंगे. उनका तो ये प्लान बीच में भी था. उनको मना किया उनके ऑर्डर, नहीं आप खत्म हो गए तो ये फ्रीडम सर्कल खत्म हो जाएगा, तो यू हैव टू सर्वाइव. So where does he go? So obviously the only country which could have given him refuge was Russians, because Russians had helped him even earlier. So he was planning to go to Russia. This has come in the intelligence records. In fact, reports are coming credible that he was in Russia after 45. Now you will ask me, Anuj, what is the legally admissible evidence that Netaji was in Russia after 45? Then I might ask you, what is the legally admissible evidence that Dawood Ibrahim is sitting in Pakistan? There's nothing. The legally admissible evidence of Dawood Ibrahim being in Pakistan would be that Dawood Ibrahim comes to a court of law in Mumbai and files an affidavit that my name is Dawood Ibrahim, I'm sitting in Pakistan. That will make the legally admissible evidence. Because we have nothing, we don't have his photograph, we don't have any proper proof. But you know it and I know it, and my government knows he's there. There are certain things which don't require legally admissible evidence. But you know that Americans did not know that Bin Laden was sitting in a Bataland. They didn't have any direct proof, they didn't have his photograph. Obama was, on tenterhooks until the last minute. He said, for all we know, there's some sheikh sitting there. But they went and they found him there. Because what happens, in the game of intelligence and all these things, छोटी-छोटी चीज से मालूम चल जाता है. तो सुभाष बोस में clear testimony निकल के आ रही है कि he was in Russia. There's only a technicality. The Russian government is not opening his KGB archives. So we don't have a formal information from their side. And that is not coming because my government is not asking for it. That's a different story altogether. Now the problem, sir, comes here to me as a researcher. When the claim is being made that at the behest of Pandit ji, Stalin had Netaji killed, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं. पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितना एविडेंस और जितने रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं, उस समय ये दिखाई दे रहा है कि सुभाष चंद्र बोस sought asylum from the Russians and he was given the asylum. इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जगह पे रिकॉर्ड को ट्विस्ट किया है. वो ये वहां पे वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नेताजी वाज गिवन शेल्टर बाय स्टालिन. और आप ये डिपिक्शन कर रहे हैं कि स्टालिन ने उसको मरवा दिया. नो, वो तो शेल्टर की बात कर रहे हैं. सो देयर इज नो, ऑल द क्रेडिबल टेस्टिमनीज एंड रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की जो अवेलेबल हैं, they all are talking about Subhash Bose being hidden by Russians in that country. Nobody's talking about having him bumped off. Now this whole idea about कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन उनको मरवा दिया is so devoid of facts. People forget the basic fact of history. Stalin was not a friend of India. He did not like Pandit ji at all. He did not like Gandhi ji. He called him a reactionary. When Gandhi ji was assassinated, the Russians did not even send flowers for 2 days. पंडित जी के बारे में आपको पता है क्या उसने क्या बोला? वो कुछ लोग गए थे यहाँ से स्कॉलर्स हमारे वहां देख के आए, तो कह रहे स्टालिन ने अपने नोट्स में पंडित जी को लिखा पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट. दैट्स व्हाट ही इज कॉलिंग हिम. Now, why would he kill a person who is coming to him on? In fact, Netaji sent a letter to the Russian ambassador in Japan. Russians, when Japan were not at war with each other until very, so the Russian ambassador was sitting there in Tokyo. Jacob Malik, who eventually became the deputy foreign minister of Russia, Soviet Russia. So Subhash Bose wrote a letter to Jacob Malik seeking shelter, seeking support. You have been supporting our freedom struggle since the days of Lenin, support me. So when you keep all these facts on mind, and that's what happened. And Stalin hated Nehru. For whatever reason, some strange reason, Panditji sent his own sister as India's first, ambassador to Russia. And there are rumors of that she was trying to find out something with Subhash Chandra Bose. Stalin did not even grant her an audience. So, why would Stalin do this thing for Panditji? He's calling him political prostitute. So there is nothing whatsoever remotely on record to show that he was killed. It's all fear and apprehension. I'm sorry, fear and apprehensions are not fact.
show me even a single credible record or document which has come out with, in fact, the claims which are being made are basically wrong. मेरी किताब में मैं वो डॉक्यूमेंट लगा लगा के फोटो दिखा दिखा के वो साइड करके अपना डाटा देता हूँ. सर प्रॉब्लम मेरे साथ नीलेश जी ये आ रहा है कि आई वाज समबडी आई वाज बोर्न इन दिल्ली. I would not think even in my wildest imagination that Subhash Chandra Bose would be alive and sitting in a place called Ayodhya in until 85, which is Rajiv Gandhi's time. In fact, I did not even know. I mean, I did not even think about Subhash Chandra Bose's age. Subhash Chandra Bose alive in India 85, Rajiv Gandhi's time. What are you talking about? This is how I felt about what somebody told me. Gandhi ji ke time ke the wo. Then I start to think about one thing. I mean, let's think about the age. How old was Subhash Chandra Bose? Gandhi ji was 28 years older than him. Sardar Patel was 22 years older than Subhash Chandra Bose. बाप की उम्र के थे इनके. Pandit ji was 9 years old. Morarji Bhai was 1 year older than Subhash Chandra Bose when he became India's Prime Minister in 1977. Subhash was far more younger than all of them. So if he was alive in 85, he would have been 88 years old. That's not very advanced age. I lost my father at the age of 97. I don't even consider 87 to be old age in that sense. My father was fit as a fiddle at the age of 88 or 1992. So it medically okay, fine, but that's not the reason you should believe nothing. वो अलग कहानी. The problem sir ये हो रहा है कि Justice Manoj Kumar Mukherjee was a man who studied this aspect, and here he concludes, and I can give reams of data on that. There is no reason not to accept credible eyewitness accounts that this man was Netaji. Now credible eyewitness account का मतलब ये होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एक आदमी जाके बोल दे कि यस आई सॉ दिस मैन पुलिंग द ट्रिगर एंड द अदर पर्सन डाइड एंड दैट इज फिनिश, द अदर पर्सन विल बी हैंग्ड. दैट इज द फोर्स ऑफ द आई विटनेस अकाउंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो देयर Justice Mukherjee, a Supreme Court judge, retired, is saying that there is a credible eyewitness account that this man was Subhash Bose, coming from multiple sources. Number one. Number two, he says that documentary evidence, that is the correspondence between this person and the people who are in touch with him, who are linked to Subhash Bose in one way or the other, supports the eyewitness account. So eyewitness account is matching and the documentary evidence is matching. Now, in the commission's report, it is mentioned, eventually, the conclusion was that there is no clinching evidence that this man was Netaji. That is, there is evidence, but it is not clinching. Why? उसका interpretation लोग गलत कर रहे हैं. Even General Bakshi गलत कर रहे हैं interpretation. Because I followed the commissions when I'm sure General Bakshi never met Manoj Mukherjee. I knew Manoj Mukherjee. I was following the commission's work. He did not reject this idea. He only said that there is no clinching evidence. There is evidence, but it is not clinching at this stage. Why? Eyewitness is matching, documentary is matching, but they were handwriting experts' opinion from the government of India, government labs, and DNA tests done on some teeth of this man, teeth found of whoever found at the residence of Gumnami Baba, that were negative. So problem Justice Mukherjee was that eyewitness account is matching, the documentary evidence is matching, but the DNA and the handwriting and the DNA tests were not matching. So there is no clinching evidence. You can't prove he was. Now the problem, what happened that since I was following up the Mukherjee's report, sir, I also know, I am also from Delhi wala, so I also understand one simple straightforward thing of life. If a DNA test is negative in a certain case, the story is over, because this is the force of DNA test in our age. But I have known since 2004 that the DNA test was negative, and still I am supporting this theory. So that means I must be privy to some other information. इतना पागल तो मैं नहीं हूँ. मैंने भी लंदन बिजनेस स्कूल में लेक्चर दी, मेरा भी MIT बॉस्टन में लेक्चर चुका, मैं भी IITs में लेक्चर देता रहता हूँ, and people believe me because I show them data, and data is to the effect. जब हम लोग, मैं MA political science में हूँ, I am not a historian, and this is a job of a journalist. Historians will come in the picture only when files have been released. Till that time, journalists have, they have more access. They can do much more than the, historians can't even imagine. When I went to the college, our teachers told us, he said कि political science का मतलब क्या होता है कि physics is science, chemistry is science, biology is science, but political science is the mother of all sciences. सारी साइंस की माँ होती है political science. तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखो ये आपके सामने ये हड्डी का टुकड़ा है,
आप जो केमिस्ट्री लगा करके आपकी डीएनए टेस्ट करके आप ये बता सकते हो कि ये हड्डी किसकी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से मैं साबित कर दूंगा कि ये हड्डी अलाउद्दीन खिलजी की है, बिकॉज ऊपर से फोन खड़काऊंगा लैब को, लैब वही रिपोर्ट देगी जो मैं बोलूंगा उनको। और इस देश में ऐसे एग्जाम्पल है बहुत सारे। लोगों ने हनुमान जी का वो निकाल दिया आधार कार्ड, बराक ओबामा का लाइसेंस निकाल दिया इस देश के अंदर। दिस कंट्री इज नोटोरियस फॉर गिविंग फेक रिपोर्ट्स। There are multiple examples, including a British national who was given a fake report by government CFSL lab. Now, anyhow, the reason we were prompted because we knew from the day one, from the commission's sources, eventually Justice Mukherjee himself confirmed that reports have been fudged by the government. Because the same Justice Mukherjee in his report is indicting government of India for not cooperating with this inquiry. जो लोग कॉपरेशन नहीं कर रहे, जो 1947 से आपको धोखा दे रहे हैं इस पूरे केस में, ये गांधी भक्त करेंगे डीएनए टेस्ट सुभाष चंद्र बोस का? सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड ऑल दीज इयर्स आफ्टर, हम लोगों ने जो मैंने अपना पूरा लाइफ खराब कर दिया इस केस में। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ द हैंडराइटिंग। आई पुट बिफोर यू टू केसेस। ओके, यू सेड, जनरल साहब बोलेंगे हाँ जी वो तो हैंडराइटिंग मैच नहीं, ठीक है, हैंडराइटिंग मैच नहीं हुआ तो बताता हूँ आपको। There's a report of FSL Calcutta by Dr. S.K. Mandal, and it says Gunami Baba's handwriting has no match with Subhash Chandra Bose's handwriting. ठीक है? When an expert is given gives a report, he's supposed, at least in such a case, should give some details. Why do you think the handwriting is not matching? Because it's not a one signature, it's a proper specimen, free-flowing handwriting, several of them written across the decades, across many years. Why do you think the handwriting is matching and why it's not matching? मंडल साहब की रिपोर्ट में 2 पन्ने सिर्फ, पहले पन्ने अपना नाम लिखा, लैब का नाम लिखा, सेकंड पन्ने में लिख दिया कि हैंडराइटिंग मैच नहीं करती, छुट्टी। नाउ वन काउंटर, आई गॉट मल्टीपल काउंटर्स बट आई गिविंग वन काउंटर। आई वेंट टू यूएस इन 2000, दिस वाज सेकंड विजिट, 16 में मैं वहां गया, तो मेरे जो फ्रेंड वहां बने वहां पे, इंडियंस ऑफ अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दिस कि हाउ कैन वी हेल्प यू। ये सब मैंने कहा यार मुझे ये डीएनए और हैंडराइटिंग का टेस्ट करवाना, मुझे ये डीएनए और हैंडराइटिंग का टेस्ट करवाना, लेकिन मेरे पास डीएनए का सैंपल मेरे पास में नहीं, गवर्नमेंट मुझे कुछ देगा नहीं, लेकिन मेरे पास में हैंडराइटिंग के सैंपल्स पड़ेगा। तो लोकेट अ टॉप लेवल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट फॉर मी एंड डोंट टेल हिम व्हाट दिस केस इज ऑल अबाउट। So they, 2 friends of mine, Deepak Nijaman ji, unfortunately he died last year. Deepak ji and Abhishek Bose of Maryland. Deepak ji was in Kentucky, so they collaborated and Deepak ji located a they shortlisted a few experts with consultation from us, and हमने किया. We settled with Mr. Kurt Baggett in Texas, and he's a very well-known U.S. Army vet, and he's done a fantastic job over the years and appeared in courts of law all over the world, including UK, India मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम UK and all the states in America and all that. It's a very independent person. So उसको जा करके इन्होंने हैंडराइटिंग के सैंपल गुमनामी बाबा के और सुभाष चंद्र बोस के ऑथेंटिक हमने उसको दिए. He was not told. I was also not in the picture. And Mr. Nijavan went to him. उसको कि ये 2 सैंपल आपने देखना कि A और B मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा. And he gave us a 49-page detailed report explaining in great details कि this is the same handwriting. And I'm willing to testify in any court of law. उसके बाद हमने टीम में डिबेट रखाई. उसके ऊपर निकलने के बाद में जब हुआ तो हमने दिस इज अ चैनल कॉल्ड CNN IBN, नेशनल चैनल हमारा, CNN का जो इंटर काउंटर पार्ट है, उसमें गूगल जाइए आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको. उसमें हमने कर्ट साहब को बोला, इन ओल्ड मैन कर्ट got up at 6 o'clock Texas time, came on television, gave clear-cut bites. Yes, I did not know a thing about it, and explained. This is the same person who's writing it. He was asked, does handwriting change with time? He said, my own mother was 97, whatever. She used to write to me. So passage of time, you may, your hands might shake, but your handwriting, the basic things won't change. So he gave very reasonable answer, and he's given a very good report. And he defended his report before media, and he said, yes, I'm willing to go to any court of law now. वो जो मंडल साहब थे वो रिटायर हो चुके. तो हमने मीडिया वालों को बताया कि हमने कहा जी कलकत्ता में रहता है, उसको मैसेज कन्वे करो कि तू रात को आ जा टीवी पे, तेरा बाप आ रहा है अमेरिका से, तुझे हम सिखाते हैं हैंडराइटिंग कैसे टेस्ट होती है. तुम साले तो 2 पन्ने की रिपोर्टें देके तुम लोग पागल लोगों को बना रहे हो. तो सर ये ऐसे टेस्टिंग हुई है ना, डीएनए में उन्होंने घपलेबाजी किया, हमने पूरा एक्सपोज कर दिया उनको.
ये दुनिया में जैसे होता क्या है कि जो मॉडर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल ये है कि आज आप डीएनए टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट उसके बाद में आती है ना। पहले तो होता था 1 महीने बाद आएगी, 2, आजकल टाइम कम हो गया, बट द स्टैंडर्ड थिंग इज लाइक दिस कि दैट यू डू द रिपोर्ट टुडे एंड द कंक्लूजन इज नोन आफ्टर दैट. Now in India we have such kind of a science कि you do testing today but the conclusion of the test is known 6 months in advance. तो ये कौन सी टाइम मशीन हम लोगों ने रखी है उन लोगों ने यहाँ पे कि गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट होने से ही पहले इनको 6 महीने पहले इनको मालूम था इन लोगों की उसका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होगा. आप हमको पागल समझते हैं क्या? ये चाचा नेहरू का जमाना चल रहा है. सो देर आर वेरी क्लियर कट क्लिंचिंग एविडेंस कि द डीएनए वाज फर्स्ट. और हमने घेरा इन लोगों को टीवी के अंदर, डिबेट्स हुई हैं, भाग गए लोग मैदान छोड़ के, सारे गवर्नमेंट के एक्सपर्ट, कोई आने को राजी नहीं है. कैसे आएंगे? And it's very, I would request General Bakshi not to keep talking about DNA tests all the time when he has been told again and again that there was a fudging has happened. Please challenge us on the fudging part. And this question of, why he didn't come out, a man like him cannot hide. अरे बाबा पहले ascertain तो करो आदमी कौन था. जब वो ascertain हो जाएगा ना, okay, whatever he has said thereafter is verbal. And is mind-boggling what he has said, how India became free and so on and so forth. So we will go to that question. But then first of all, but that cannot become a reason to deny this theory. This theory, whether this man is Netaji or not, will be based only on evidence. Once you have figured out it's him, then the whole thing will open. But since you first you put the question, oh, it is not possible for Netaji not to come out, not to stay like this thing, and then I won't read anything. No, please read it. आप पहले ये देखो भैया, ये फिर ये बार बार प्राइवेटली बात को बोलना कि नो यार वो तो बाबा ना गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ने प्लांट किया था. इमाम स्वामी ने थ्योरी प्लांट की कि साहब ये तो बाबा प्लांट किया हुआ करके. अगर प्लांटिंग की थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में समझाई है लोगों को, बट स्वामी जी डज नॉट अंडरस्टैंड एबीसीडी ऑफ दिस केस. What he doesn't understand about IB planting this man in Nehru's time, this is what they keep on saying. Nobody knew a word about Gumnami Baba till he died in 85. In fact, that Gumnami Baba is not his name. This name is coined by local media. He was never known by this name. People used to call him Bhagwanji. I don't call him Gumnami Baba. I call him Bhagwanji because this is how people know him. He used to call himself Dead Man. By other names also, whatever. Gumnami Baba is a media coinage. The person you and I are talking about, some so-called Gumnami Baba, the world came to know about him in September 85. Was Pandit ji there in 85? तो हाउ कैन यू आर क्लेमिंग कि पंडित जी ने प्लांट किया? पंडित जी ने कहाँ प्लांट किया? उसका तो नाम किसी को नहीं मालूम था. तो टोटल टॉप सीक्रेट इशू था पूरा का पूरा. दूसरा ये कि अब यू टेल मी वन थिंग, इन 85 राजीव गांधी वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री. ही हैड 400 सीट्स इन लोकसभा. वो क्यों नेताजी की स्टोरी प्लांट करेगा 1985 में? व्हाट पर्पस ही हैज टू गेन फ्रॉम इट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट यू चाइल्डिश थिंग यू टॉकिंग अबाउट? दूसरा कि भैया स्वामी जी के दोस्त हैं अजीत डोभाल, आप खुलवा दो फाइलें आईबी की सारी. अगर आईबी ने प्लांट किया है, who's preventing you from going to Mr. Doval and getting the files opened up? खुलो ये फाइल. हमारे जनरल साहब भी जानते हैं उनको अच्छी तरह से. बीजेपी आप ही गवर्नमेंट है, आप जाइए. If this is the claim that this is an IB plant, so who's running the IB today? B.N. Malik. Is Congress party in power today? You are in power. Go and get the files open. And I'm telling you, once you open the files, you will come to know what I'm telling you right now.